आवाज कैसे चला जाए, जरा आवाज। चलिए, मॉर्निंग क्लास। इससे पहले बायोलॉजी वाले क्लास में नेटवर्क फ्लक्चुएट हो गया था, इसलिए बायो का क्लास आधा ही चल पाया। फिजिक्स ठीक ठाक चल जाएगा। देखिए, कल के क्लास में हम आपको फ्रिक्शन के बारे में बताए थे। फ्रिक्शन बता दिए थे ना। फ्रिक्शन क्या चीज होता है भाई? एक प्रकार का बल है। ये कैसा बल है? तो ये एक ऋणात्मक बल है जो हमेशा गति का विरोध करता है, मोशन के विपरीत दिशा में लगता है। इसलिए फ्रिक्शन के विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। फ्रिक्शन कहीं कहीं जरूरी भी होता है, क्योंकि चलने के लिए हमें फ्रिक्शन जरूरी है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम चल नहीं पाएंगे, फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो चल नहीं पाएंगे। बर्फ पर, कीचड़ में या केले के छिलके पर फ्रिक्शन नहीं होता, इसलिए हम लोग चल नहीं पाते। हालांकि बालू पे भी नहीं चल पाते अच्छे से, तो उसका रीजन अलग है, प्रतिक्रिया बल है, वो अभी समझाएंगे। फ्रिक्शन को कम करने के कई उपाय हैं। जैसे आप किसी भी चीज के सर्पी घर्षण को उसे डोलनी घर्षण में, सॉरी लोटनी घर्षण में कर दीजिए, उसको रोलिंग फ्रिक्शन में बना दीजिए। या फिर उसमें लुब्रिकेंट जैसे थूक हो गया, ग्रीस हो गया, तेल हो गया, मोबिल हो गया, ये सब का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रेफाइट हो गया, पाउडर हो गया, ये लुब्रिकेंट यानी स्नेहक का काम करते हैं। ये सब समझा दिए थे आप लोग। उसकी डिजाइनिंग भी मायने रखती है। अब आगे समझिए दो चीजें जो फ्रिक्शन से न्यूमेरिकल पूछता है। न्यूमेरिकल दो तरह से पूछता है कि कोई एक ऐसे ना इंक्लाइंड सरफेस है, हिंदी में कहते हैं आनत तल। इंक्लाइंड सरफेस है, ये सरफेस पे कोई ऐसे कोई बॉडी रखी हुई है, कोई पिंड रखा हुआ है। ये पिंड ऐसे है, ये पिंड रखा हुआ है। तो इससे दो क्वेश्चन पूछते हैं सर। या तो इसका घर्षण गुणांक पूछेगा कि इस पे घर्षण गुणांक यानी फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना लगेगा। इस पे दो चीजें लगती हैं बाबू, याद रखिएगा। सबसे पहला, एक जो क्वेश्चन पूछता है वो इसके एंगल से पूछ देता है। मान लीजिए ये यहाँ एंगल थीटा बन रहा है। एंगल कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। तो घर्षण गुणांक को हम कहते हैं म्यू, यानी इस पर कितना घर्षण गुणांक लगेगा ये डिपेंड करता है इसके एंगल पे भी। आप देखिए ना, अगर हम इसको उठा देंगे तो फिसल जाएगा। हम आपको ये भी बात बताए थे कि जो घर्षण होता है यानी फ्रिक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। अगर सरफेस जो है किसी भी चीज का अगर चिकना है तो घर्षण कम लगेगा, लेकिन सरफेस सरफेस का इंक्लाइंड भी कैसा है ये भी डिपेंड करेगा ना। जैसे यहाँ देखिए, अगर इसी को हम उठा देंगे ऐसे तो उसी सरफेस पे ये तेजी से फिसल जाएगा। तो घर्षण गुणांक डायरेक्टली डिपेंड होता है किस चीज पर? थीटा पर। और आप देखिए ना, अगर थीटा को कम रखिएगा तो फ्रिक्शन कम लगेगा, तो मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। और ऊपर ज्यादा रख देंगे तो भी नीचे चला आएगा यहाँ पर। तो म्यू बराबर क्या होता है? टेन थीटा। ये आप लोग एसएससी वालों से और रेलवे वालों से यही क्वेश्चन पूछता है कि घर्षण गुणांक और थीटा में क्या संबंध होता है। तो म्यू बराबर होता है टेन थीटा। म्यू बराबर टेन थीटा, कोई दिक्कत है? म्यू बराबर टेन थीटा। अब इससे एक एग्जांपल में क्वेश्चन पूछ देगा, कह देगा कि कोई तल है जो 45 डिग्री पर है या 30 डिग्री पर है। तो आपको 30 डिग्री पर देगा तो आपको तो वैल्यू पता ही होगा, टेन थीटा का वैल्यू। इन थीटा का वैल्यू पता है ना जी, टेक्नोमेट्री तो पढ़े होंगे। तो मान के चलिए कि कह देता है कि 30 डिग्री है, थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो आप बताइए घर्षण गुणांक निकालिए। तो म्यू बराबर क्या होगा? टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री, ये सॉरी, टेन थीटा की जगह कितना डिग्री? 30 डिग्री। टेन 30 का वैल्यू पता है ना? आंसर दीजिए लोग, कितना आएगा? अब कई थोड़ा सा टेन 30 का भी वैल्यू नहीं पता है। अब टेन 30 का वैल्यू नहीं पता तो एग्जाम में क्या कीजिएगा आप लोग? निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं ना आप? समझ में आया? तो ये एक तरह का क्वेश्चन है जो आप लगाते हैं, जो मतलब एग्जाम में अक्सर देता है। इसके अलावा एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जो एग्जाम में देता है, वो आपका थीटा से ना देकर प्रतिक्रिया बल से दे देता है। आंसर बताइए कितना होगा? देखो, √3 तो 60 डिग्री का होता है, 1/√3। चलिए बढ़िया भाई, इतना आप लोग याद रखिए। रितेश कुमार सिंह, आप लोग एक चीज को 20 बार पूछते हैं कि सर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद वीडियो कितने दिन तक अवेलेबल रहेगा? 30 दिन तक अवेलेबल रहेगा। अगली बार बोलेगा कोई ये सवाल ना, तो फिर हम जिस दिन सिलेबस खत्म होगा उसी दिन वीडियो खत्म कर देंगे। एक डेली आने के बाद एक के जवाब इन लोग को देना रहो, बोल कहीं का सा। आगे देखिए सर। आगे देखते हैं बहु। सर जी मैं अयोध्या से हूँ, जितेंद्र यादव। बढ़िया है भाई, अयोध्या से। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सीधे राम जी, हम कहीं अयोध्या से हैं। अरे अच्छी बात है भाई, आप कहीं से हैं। देखिए ध्यान से, तो एक फर्स्ट टाइप का आप क्वेश्चन समझ गए। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो ये डिपेंड करता है, देखिए, कि पहला आपको पढ़ा है न्यूटन के नियम से कि इस ये तल इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है,
और इसके ऊपर एक बल ऊपर से लग रहा है। तो किसी भी चीज पर दो तरह का बल लगता है। जैसे हम यहाँ जमीन पर खड़े हैं ना, तो हम जमीन को नीचे धंसा रहे हैं और जमीन हमें ऊपर फेंक रही है। ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है ना, तो फिर बहुत अच्छे से कोई भी चीज काम करती है। दोनों बराबर रहते हैं तो क्या आता है, बहुत अच्छे से कोई भी चीज वर्क करता है। तो इसके लिए जो रिलेशन होता है यहाँ पर, जो फोर्स के लिए रिलेशन बनाया जाता है, तो ये ऊपर से लगने वाले को क्या कहते हैं, बल। और वापस जो उसको नीचे से फोर्स लगाता है उसे कहा जाता है प्रतिक्रिया बल। क्या कहा जाएगा, प्रतिक्रिया बल। दोनों आपस में समानुपाती होना चाहिए, दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, तभी हम कोई भी चीज अच्छे से कर सकते हैं। तो ये दूसरा हो जाता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रतिक्रिया बल यानी रिएक्टेंट फोर्स। अगर ये नीचे से प्रतिक्रिया बल नहीं लगेगा ना, तो आप चल नहीं पाएंगे। बालू में देखिएगा, बालू में हम तो फोर्स लगाते हैं ऐसे, लेकिन नीचे से बालू नहीं लगा पाता है। बालू उस फोर्स को उतना नहीं लगा पाता, इसलिए हमारे पैर धंस जाते हैं। और पैर जब धंस जाता है तो फिर प्रतिक्रिया बल कम हो जाता है, हम नहीं चल पाते हैं। तो बालू पर चलने में कठिनाई का कारण होता है लेस रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया बल का कम हो जाना। और बर्फ में चलने में कठिनाई का कारण होता है घर्षण का कम हो जाना। ऊंट कैसे चल देता है, तो ऊंट के जो पैर होते हैं नीचे से गद्देदार होते हैं, थोड़ा सा गद्देदार होते हैं। तो अब गद्दादार कोई भी चीज कम बल लगाता है। अब ध्यान देखिए, बालू हमें कम बल लगाता है और हम ज्यादा लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, ज्यादा लगाते हैं। होना क्या चाहिए, बराबर। लेकिन ऊंट का पैर बहुत होशियार है, ऊंट का पैर नीचे से गद्देदार होता है, तो नीचे से बालू कम लगाता है या ऊंट का पैर भी कम लगाता है। जैसे अगर कोई आपको नंगे पैर आपके पैर पे चढ़ जाए, कचर दे, तो आपको ज्यादा बल, ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई महिला है और वो ऐसे सैंडल पहन के चढ़ जाए आपके पैर पे, नोकिया से कोच दे, तो अंगुरिये कट जाएगा आपका। महिला सब शादी ब्याह में से बच के रहिएगा, वो देखती है से इन्हें और चलती है सही से, ओ माय गॉड, कचर देंगे तो जा ससुरा। तो ऊंट का जो पैर होता है वो गद्देदार होता है, इसलिए ऊंट बालू पर कम बल लगाता है, और बालू तो ऑलरेडी किसी भी चीज पर कम ही बल लगाता है। तो इन दोनों का बैलेंस हो जाता है। इसलिए ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज, कैमल इज अ शिप ऑफ डेजर्ट। ऊंट जो होता है, ऊंट का जो होते हैं सब, ये ऊंट अगर रेगिस्तान में ऊंट भागने लगते हैं तो समझिएगा कि तूफान आने वाला है, क्योंकि उनकी गर्दन बहुत ऊंची होती है और देख लेते हैं सब ऊंट वगैरह। वो एक के बार में 1-1.5 महीना का पानी के स्टोर करके रख लेता है, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं आता है। ऊंट के पास मत जाइएगा, वरना काट लेते हैं, इतना बड़ा मुंह खोल के ना वो काट लेते हैं मुंह में, ऊंट घुस जाते हैं। तो प्रतिक्रिया बल होता है। अब ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए F बराबर होता है म्यू इंटू आर, म्यू इंटू आर। तो यहाँ फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख देते हैं। आप इंटर के तो स्टूडेंट नहीं है जो फॉर्मूला आपको सिद्ध करके दिखाएगा आदमी, उतना टाइम रखा है फॉर्मूला सिद्ध करने के लिए। आप लोग में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ाओ तो आधा चिल्लाता है सर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब आप बताइए इसमें आपको क्या पूछ सकता है, या तो आपको फोर्स दिया रहेगा, फोर्स दे देगा, और क्या पूछेगा, दो कोई वैल्यू दे के एक तीसरा आपसे पूछ सकता है, कोई भी दे सकता है। आपको पता है कि जब 3-3 वेरिएबल रहते हैं सर, तो कोई एक ही चीज है जो देगा, नहीं दिया रहेगा और आपसे पूछेगा। आपके क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन है उसमें हम बता देते हैं उसके हिसाब से। कह रहा है कि एक वस्तु जिस पर 40 न्यूटन का बल लग रहा है, तो आप बताइए कोई वस्तु एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इस पर कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 40 न्यूटन का बल लग रहा है। कह रहा है कि यदि इसका घर्षण गुणांक यानी फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है 1.5 है, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की जगह 1.5 लिख देंगे। कह रहा है कि इसका प्रतिक्रिया बल बताइए, आर की वैल्यू आर लिख देते हैं यहाँ पर। अब इसको आर कैसे निकलेगा भैया, तो 40/1.5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसका आंसर निकाल लेंगे आप लोग, किसी कोई दिक्कत नहीं है। यही 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें एक टाइमिंग और डिस्टेंस से भी होता है, वो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। यही 2 ठो हमेशा याद रखेंगे। कौन सा पूछेगा भाई आप समझ में आना कि एक आपसे ये पूछेगा, दूसरा आपसे या तो ये फॉर्मूला पे पूछेगा, नहीं तो ये, ज्यादातर तो इसी पे पूछता है। आगे बढ़े। प्रीति गुप्ता, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्लास नहीं होगा यहाँ पे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्लास। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन पे एक और फॉर्मूला होते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, वो आपका एग्जाम में आता नहीं है, रेलवे के एग्जाम में वो नहीं आते हैं। हालांकि इधर आप देखेंगे तो पिछले 10 साल से किसी एग्जाम में नहीं पूछा है। पॉलिटेक्निक में पूछा था, तो इसमें तो कोई पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट होगा ही नहीं। वो पिछले 10 साल का हम बता रहे हैं, वो एग्जाम में पूछा ही नहीं था। एक हो जाता है आपका टाइमिंग से रिलेटेड, कितना टाइम लगेगा, V/RG। टाइमिंग जो होता है V/μg, V/μg, ये टाइमिंग के लिए फॉर्मूला होता है, V/μg।
कैसे होता है ये टाइमिंग के लिए फॉर्मूला? ये आपका v की वैल्यू दे देगा कि इतनी स्पीड से किसी सरफेस पर चल रहा है, सड़क का घर्षण गुणांक म्यू की वैल्यू दे देगा, g पता है 9.8, बता देंगे कितने टाइमिंग में रुकेगा। तो आपके इसमें न्यूमेरिकल में क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर देते हैं। कह रहे हैं एक पिंड 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है। चलिए भैया इनका वेग देख लेते हैं, चलना प्रारंभ कर देता है। और कह रहा है कि कितने समय पश्चात वह रुक जाएगा यदि उसका प्रतिक्रिया बल कितना हो, रुक जाएगा यदि g की वैल्यू 10 हो तथा घर्षण गुणांक क्या हो। तो देखिए यहाँ v का मतलब ये नहीं होता है अंतिम वेग, यहाँ v मतलब होता है जितना दिया है, कितने से चल रहा है 50, घर्षण गुणांक का वैल्यू दिया है 1.5, सॉरी आधा दिया है 0.5 कर रहा है, g का वैल्यू 10 मान लीजिए, 10 मान लेंगे, इससे इसको काट दीजिएगा। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आ गया? ये ऊपर वाला में 10 बार में कट जाएगा, तो 10 सेकंड बाद ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसके नीचे एक और क्वेश्चन दिया है, अभी देखिए कंफ्यूज हो जाएगा सब ज्यादा। आपको ये जैसे कहेगा टेन थीटा, तो समझिए म्यू बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। देखते रहिएगा वहां पे जी, कटे नहीं ना, म्यू बराबर है। ये याद है सबको, ये पता रहना चाहिए और ये पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला नहीं याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये कभी क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं यहाँ पर। टी बराबर वी बाई म्यू जी, ये नहीं पूछता है यहाँ पर। दूसरा आपका एक और क्वेश्चन जो दिया है वो कह रहा है कि घर्षण गुणांक की स्थिति में किसी वस्तु को रोकने में कितनी दूरी तय करेगी। तो ये दूरी जो तय करेगी ये भी सेम फॉर्मूला पे होता है। बस देखिए दूरी के लिए s बराबर में क्या करेंगे, ये भी है ना तो यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, अब म्यू जी है ना तो यहाँ 2 म्यू जी कर दीजिए, 2 म्यू जी। और कोई अंतर नहीं आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, सेम फॉर्मूले पे दोनों को भी लगा सकते हैं आप लोग। कितना टाइम लेगा और कितना यहाँ पे सेम वैल्यू पे निकाल सकते हैं। यहाँ भी क्या है कि कितने स्पीड से वो चल रहा है, इस पे बस इतना ध्यान रखिए कितने स्पीड से चल रहा है। बाकी ये क्वेश्चन आपका पॉलिटेक्निक के लिए पूछता है, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। हम आपको ये फॉर्मूला ये भी बता दिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। घर्षण के लिए ये जरूरी थे, इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे आप लोग। घर्षण का मान क्या सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, बताएंगे आंसर। एरिया पे डिपेंड, आंसर देंगे लोग। क्या घर्षण का मान सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है? क्या घर्षण का मान सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है? एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। किस चीज पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया की जो क्वालिटी है, नेचर है, उस पर डिपेंड करता है। एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। कल बताए थे ना कि एरिया बड़ा हो या छोटा हो उस पर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबका एक साथ नो आ रहा है। किस पर डिपेंड करेगा भाई? क्वालिटी पर डिपेंड करेगा कि उसका क्वालिटी, यस बोलता है दीपक कुमार। एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा? कल ही समझाए थे कटोरा का एग्जाम्पल, अभी भी रखा हुआ है कटोरा, चाबी यहीं रखा हुआ है, अभी फिर बोलता है यस। सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है, यानी वही क्वालिटी होता है। स्मूथनेस पर डिपेंड करता है, वेरी गुड, सब वही चीज है। प्रकृति पर डिपेंड करता है, वही चीज है। सरफेस पे डिपेंड करता है, यानी हाँ सरफेस की क्वालिटी। आगे देखे, नेचर पर डिपेंड करेगा। चलिए बढ़िया भाई। देखिए ध्यान से, अब अगला चैप्टर देखते हैं हम लोग। सर इसमें फ्रिक्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर आपका होगा आपका उत्तोलक। नेक्स्ट चैप्टर सिंपल मशीन हो जाएगा, उत्तोलक हो जाएगा आपका। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं ना फ्रिक्शन वाले में? आगे बढ़ जाए ना। उत्तोलक देखते हैं लोग, सिंपल मशीन। उत्तोलक या साधारण मशीन को हिसाब से हम लोग देखते हैं लीवर। सिंपल मशीन, सिंपल मशीन, सिंपल मशीन किसे कहा जाता है भाई? हिंदी में साधारण मशीन। साधारण मशीन, मशीन तो उसे कहा जाता है जो आदमी के मेहनत और टाइम दोनों को बचा दे, उसी को क्या कहते हैं? मशीन कहते हैं। दुनिया की कोई भी चीज जो आदमी 3 इडियट देखे उसमें क्या कहता है? टाइम और एनर्जी को कम कर दे, वही क्या होती है? मशीन होती है। तो यहाँ फिजिक्स में आपको 2 तरह के मशीन को पढ़ना है। एक मशीन आपको पढ़ना है उत्तोलक, उत्तोलक जिसे हम लोग कहते हैं लीवर। क्या कहेंगे? लीवर। और एक होता है आपका व्हील, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? घिरनी। घिरनी कहिए या व्हील कहिए, घिरनी
इसे हम लोग कहते हैं व्हील, जिसे कुआं में से पानी निकाला जाता है, व्हील। ये दोनों ऐसे चीजें हैं जिसमें कोई भी ना आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, ना मैग्नेट की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है, और इससे बड़े बड़े चीज को आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए ये दो तरह के मशीनों को हम सिंपल मशीन कहते हैं। सिंपल मशीन उस मशीन को कहते हैं जो इंसान के टाइमिंग को बचा दे, कोई भी एक्स्ट्रा बिजली उजली की खपत ना हो। इसमें एक उत्तोलक आता है, एक घिरनी आती है। उत्तोलक को पहले पढ़ देते हैं, उसके बाद घिरनी को पढ़ेंगे। लीवर यानी उत्तोलक क्या होता है सब। लीवर हिंदी में इसे क्या कहेंगे, उत्तोलक। इससे एक क्वेश्चन हमेशा आते हैं सब, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा लीवर को। लीवर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें बेसिकली 3 चीजों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला चीज होता है आयास, सर आलम्ब, देखिए आलम्ब, आलम्ब, आलम्ब कहते हैं इसे। आलम्ब इसकी इंग्लिश में इसे कहते हैं फलक्रम, फलक्रम कहते हैं। आलम्ब यानी फलक्रम क्या होता है, कोई भी मशीन जिस जगह से घूमती है ना, उसे हम लोग फलक्रम कहते हैं, आलम्ब कहते हैं। जैसे हमारा केहून यहाँ से घूम रहा है तो ये आलम्ब है, ये हाथ यहाँ से घूम जा रहा है, तो मशीन जहाँ से घूम रही होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फलक्रम यानी आलम्ब के नाम से जानते हैं, फलक्रम बोलते हैं। वही आलम्ब होता है। कोई भी चीज जहाँ से घूमेगी वो समझिएगा आलम्ब है। जैसे देखिए ये चश्मा है, ये चश्मा है ना, ये चश्मा कहाँ से घूम रहा है, यहाँ से घूम रहा है। अरे भाई चश्मा तो देखे ना, ये चश्मा यहाँ से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, तो इसके लिए आलम्ब क्या हो जाएगा, या ये हो जाएगा। कोई भी चीज जिस जगह से घूमना प्रारंभ करती है उस जगह को हम आलम्ब यानी फलक्रम कहते हैं। याद रखिएगा इसको हमेशा। पिलास का आलम्ब कहाँ होता है, साइड में, किनारे या बीच में। पिलास समझते हैं ना, इसे इसे उखाड़ लिया जाता है दांत जिससे, पिलास। आगे समझे, फलक्रम समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फलक्रम समझ में आ गया। तो मशीन में ये क्या चीज होती है, पहला तो फलक्रम हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग भार। भार कहिए या वस्तु कहिए, वस्तु। इसको इंग्लिश में सीबीएसई वाला कहता है सर लोड। क्या चीज होता है, लोड। लोड ये तो सबको समझ में आएगा, जहां एक्स्ट्रा कोई वस्तु मिल गया तो समझिए लोड हो गया। कैंची के लिए लोड क्या हो गया, कपड़ा काटेंगे तो लोड हो गया। हैंडपंप के लिए लोड क्या हो गया, पानी हो गया। तो जो एक्स्ट्रा वस्तु लगाए हैं उस वस्तु को भार बोला जाता है। समझने के लिए हम क्या लिख दिए, वस्तु। तो मशीन में कोई ना कोई तो वस्तु लगेगा ना भाई, तभी तो वो मशीन बनेगा। तो आलम्ब का ये चीज हो गया। तीसरा जो चीज होता है आलम्ब में, आयास। क्या होता है, आयास। आयास को हम लोग कहते हैं बल, बल। इंग्लिश में इसे इफोर्ट कहता है, इफोर्ट, इफोर्ट। हालांकि फोर्स नहीं कहता है, एफोर्ट कहता है। ये 3 चीजों को मिला देते हैं तो बन जाता है आपका उत्तोलक यानी लीवर बन जाता है। 3 चीजें मिला देंगे तो उत्तोलक यानी लीवर बन जाएगा। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, देखिए कोई यहाँ पर कैंची है, कैंचा हो गया ये तो, देखिए ये कैंची है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं आलम्ब यानी फलक्रम, जहां से वो मशीन घूम रही होती है। तो यहीं से ना मशीन घूम रही होती है, तो ये इसका क्या चीज है, फलक्रम है। वस्तु यानी भार, वस्तु यानी भार। वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु मतलब एक्सटर्नल पदार्थ। आप किसी का गर्दन काटिए या कैंची से कपड़ा काटिए, कुछ भी काटिए, तो वो कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए भार हो जाएगा। भार मतलब वस्तु। और ये वाला पॉइंट इसके लिए क्या हो जाएगा, आलम्ब हो जाएगा। ये वाला पॉइंट इसके लिए क्या हो गया, आलम्ब हो गया। अब बताइए इसमें बल कहाँ से लगाएंगे, बल बोले तो आयास। सर टॉर्क और फलक्रम में क्या अंतर है, टॉर्क किसी चीज को घुमा के रोटेशन दे देता है, और फलक्रम बस वहीं पे घुमाता है। टॉर्क घुमा दे। गाड़ियों में क्या होता है, टॉर्क होता है, टॉर्क। आगे पढ़िएगा टॉर्क में। टॉर्क जब वहां पढ़ाएंगे ना, क्या नाम है, दरवाजा में, तब उसमें टॉर्क पढ़ाएंगे आपको। हो गया, आगू में बोलते हैं हिंदी में। बताइए यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा आयास। आयास मतलब क्या होता है, बल। यहाँ क्या लगेगा, आयास। आयास मतलब क्या होता है, बल लगता है। कैंची काम कर गया, क्या कैंची को किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस की जरूरत है, नहीं। बढ़िया बढ़िया चीज को कैंची आराम से काट देता है। एक से एक साइज के कैंची आते हैं सब। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल मशीन कहते हैं, उत्तोलक। यानी आप, और हम आपसे कहें कि किसी उत्तोलक को बनाने के लिए कितने चीजों की जरूरत है, 3 चीजों की जरूरत है। लेकिन ये तीनों चीज अलग अलग सीक्वेंस में भी हो सकते हैं। अगर आप इसी का हम एग्जाम्पल दूसरा दे देते हैं, आप दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ सेम तीनों चीज रहेगा लेकिन अलग अलग सीक्वेंस रहेगा। कसैली काटने वाला जो सरौता होता है, सरौता, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे सरौता रहता है। वो क्या करता है, सुपारी जो होता है ना, पान खाने वाले लोग सुपारी खाते हैं, तो वो एक सरौता लेते हैं। ये रह गया सरौता यहाँ पर।
ये बहुत धारदार होता है, और यहाँ पर वो लोग क्या रख देते हैं, कसैली को रख देते हैं, कसैली को रख देते हैं, और इसको जब दबाते हैं ना तो ये कसैली कट जाता है। आप देखेंगे यही तीनों चीज है, लेकिन सबका सीक्वेंस अलग हो गया। कैंची में जो घूमने वाला आलम था वो बीच में था, यहाँ आलम क्या हो गया, किनारे हो गया। देखिए आलम कैसा हो गया, किनारे हो गया। और यहाँ फोर्स जो लगा रहे हैं आयास, ये तो उसमें भी किनारे था। और वस्तु कहाँ आ गई है, भार बीच में आ गया है, भार बीच में आ गया। तो किसी भी उत्तोलक में आलम मतलब लीवर में यही तीन चीजें रहेंगे, अलग से कुछ नहीं रहेंगे, यही तीन चीज रहेंगे। बस इन तीनों चीजों का सीक्वेंस बदलता रहेगा। सीक्वेंस क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। अगर सीक्वेंस चेंज होने लगा तो वो उत्तोलक की कैटेगरी चेंज हो जाती है, जिसे कहते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। ध्यान दीजिएगा यहाँ चीज में, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर में आलम्ब बीच में रहता है, प्रथम श्रेणी में आलम बीच में, द्वितीय श्रेणी में वस्तु बीच में, और तृतीय श्रेणी में आलम बीच में, आयास बीच में रहता है। तो हम इसी सीक्वेंस में लिखे ही हैं कि जब ये वस्तु बीच में रहे तो उसी श्रेणी की हो जाती है। प्रथम श्रेणी के बीच में क्या रहेगा, आलम्ब रहेगा। अब आप बताइए इसमें बीच में क्या चीज है, बीच में भार है, बीच में क्या चीज है, भार है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बीच में भार है। तो ये किस हो गया। आगे देखिए वो, ये हो गया आपका सेकंड ऑर्डर। एक और हम आपको फिगर बनाते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो चीज हम लिखे हैं, ये चीज हम जो लिखे हैं उत्तोलक यानी लीवर, आपको यही चीज से आपको पता हो जाएगा कि कौन से ऑर्डर का वो उत्तोलक है। अगर भार बीच में आया तो द्वितीय श्रेणी का है, अगर आयास यानी बल बीच में आ गया तो तृतीय श्रेणी का है, आलम बीच में आ गया तो प्रथम श्रेणी का है। यानी हम इसी सीक्वेंस में आपको ये भी बता दिए कि बीच में क्या रहना चाहिए, बीच में क्या रहना चाहिए। अगर आलम बीच में है तो प्रथम श्रेणी का। हम आपको एक फिगर बनाते हैं, आप बताइए कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है। हम एक चिमटा बना देते हैं, चिमटा। देखिए ध्यान से, ये इस तरह का ये है से चिमटा, समझिए यहाँ पे डॉक्टर का चिमटा हो गया या किसी चीज का चिमटा हो गया। आप बताएंगे इस ये कौन से, इसमें हम पहले वो लिख देते हैं, चिमटा किसी भी चीज को पकड़ेगा कहाँ से, इधर से तो पकड़ेगा नहीं। कोई थर्ड चीज को जब पकड़ता है, यानी थर्ड चीज, वही क्या कहलाती है, वस्तु कहलाती है। तो इधर से किसी चीज को पकड़ेगा नहीं। मान लीजिए किसी के कान में से खोटी निकालना है, या दांत निकालना है, या किसी चीज को पकड़ के कोई कीड़ा मकोड़ा को निकालना है, तो इधर ही से तो रखेगा। तो इधर क्या हो जाएगा, उसका भार हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। दबाएगा कहाँ से उसको, बल कहाँ से लगाएगा, यहाँ से बल लगाएगा, दबेगा ही नहीं। बल कहाँ से लगाएगा, यहाँ से बल लगाएगा, यहाँ से। तो बल को क्या कहा जाता है, आयास यानी इफोर्ट कहा जाता है। चिमटा को घुमाइएगा, अगर मान लीजिए फैला देते हैं तो कहाँ से फैलता है, यहीं से तो फैलेगा। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, आलम्ब हो जाएगा। ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, आलम्ब हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आलम्ब। अब बताइए तो ये फिगर किस चीज का उत्तोलक है, कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है, फटाफट बताएंगे। थर्ड, वेरी गुड, पहले ही बता दिया। थर्ड। पांचवा ऑर्डर कौन बोल रहा है बेवकूफ, 3 गो होता ही है। थर्ड डिग्री का उत्तोलक है। तो यानी आप उत्तोलकों को यानी लीवर को उनके डिग्री से पहचान सकते हैं कि किस डिग्री। काम सब करता है यार, एक ही चीज होता है, बस थोड़ा सा डिग्री अलग अलग हो जाता है। डिग्री मतलब मत समझिएगा अच्छा खराब यहाँ पे हो जाता है। प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम के बीच में आलम, द्वितीय के बीच में भार, तृतीय के बीच में आयास। कंफर्म हम कहते हैं ये एग्जाम में आप भूल जाएंगे, एक चीज को आप एग्जाम में कंफर्म भूल जाएंगे। इसलिए आप क्या करेंगे, एक कोई सिंपल सा एग्जाम्पल याद रखेंगे। इसके लिए याद रखना है पिलास। आपको दिमाग में आ जाएगा पिलास में क्या रहता है, कैंची या पिलास। कैंची याद रखेंगे, कैंची पिलास एक के टाइप का होता है, कैंची। इससे पहले में क्या याद रखेंगे, कैंची। सबसे पहले में क्या याद रखेंगे, कैंची, क्योंकि वो बीच में से घूमता है, कैंची बीच में से। दूसरे में याद क्या रखने आपका, सरौता, जो नींबू निचोड़ने की को क्या कहते हैं, सरौता या काटने, सरौता। सरौता, सरौता क्या होता है, जो कसैली को काटा जाता है, सरौता हो गया। आयास जो होता है बल, बल बीच में कहाँ लगाया जाता है, चिमटा में। बल बीच में कहाँ है, चिमटा में, चिमटा में लगाया जाता है। ये 3 एग्जाम्पल हमेशा याद रखेंगे, यही दिमाग में रखिएगा। इसी के हिसाब से और कुछ भी बना सकते हैं आप लोग। अब बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें आयास बीच में रहेगा,
कभी भी आलम यदि बीच में आया, आलम जब भी बीच में आया तो प्रथम श्रेणी का हो गया, वस्तु बीच में आया तो द्वितीय श्रेणी का, बल बीच में आ गया तो तृतीय श्रेणी का। याद रहेगा ना आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आपके एग्जाम जितने एग्जाम्पल है उसको देख देख के हम आपको समझा देते हैं। देखिए ध्यान से, हम एट रैंडम आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं। कर आएगी चिमटा किस श्रेणी का, मानव का हाथ किस श्रेणी का, भाई साहब मानव का हाथ, मानव का हाथ किस श्रेणी का। तो आप चुप, कुछ काम नहीं करना है, मानव का हाथ बना देना है। तो ये मानव का हाथ हो गया, इसे ये मानव का हाथ, ये मानव का हाथ ऐसे ही होता है ना यहाँ पर। इससे देखिए किसी भी चीज को मानव का हाथ में, आपको आलम में किसी मानव अपने हाथ में कोई वस्तु कहाँ से पकड़ता है, पंजे से पकड़ता है। अब मानव को यहाँ से कोई पंजा पकड़ा दे, कोई वस्तु पकड़ा दी, तो ये हो गया भार। भार मतलब क्या होता है, वस्तु, भार मतलब वस्तु, ठीक है, पंजा से पकड़ता है। अब आप बताइए, जैसे आप पंजा लड़ाते हैं, पंजा लड़ाते हैं तो दूसरे को कहाँ से पकड़ लेते हैं, इस पंजा से पकड़ लेते हैं, और केहूनी को कहाँ रख देते हैं, जमीन पर, केहूनी को जमीन पर। अब बताइए, जो चीज घूमता है, जो भी चीज घूमता है, घूमने वाली चीज को क्या कहते हैं, आलम्ब। तो ये केहूनी से ही तो घूमेगा, तो ये क्या हो गया, आलम्ब हो गया। और अगर आप गौर किए होंगे तो आदमी हाथ से पकड़ता है तो कोई भी चीज का अगर फोर्स लगाता है तो यहाँ की नस बहुत ज्यादा तन जाती है, तो यहीं से वो क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, आयास लगाता है, फोर्स, आयास। मानव हाथ यहीं से आयास लगाता है, बीच से। मेन फोर्स वो कहाँ से लगाता है, बीच से लगाता है, ये वहां पर। तो बताइए, अगर आयास बीच में रहा तो वो कौन सा उत्तोलक होता है, देखिए तो आयास बीच में रहा तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, आयास बीच में आ गया तो कौन सा श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो मानव का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, थर्ड ऑर्डर ऑफ लीवर है। दूसरा देखिए, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से बल लगाते हैं, तब तो गड़बड़ ना हो जाएगा। एक और एग्जाम, मानव का हाथ प्रथम बोलता है, मानव का हाथ प्रथम कैसे हो जाएगा, फिगर नहीं बनाएंगे तो फिर ऐसे समझते रहेंगे। तराजू, देखिए भाई तराजू कैसे होगा, तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। तराजू में क्या किया जाता है, इस तरह से तराजू होता है, यहाँ एक डंडी होती है, तराजू इसी डंडी के पास से घूम रहा होता है, तो जहां से वस्तु घूमती है उसे क्या कहते हैं, आलम्ब कहते हैं। तराजू में एक साइड में आपको क्या लगा देते हैं, बल, और दूसरे साइड में क्या लगा देते हैं, वस्तु। यानी यहाँ पे भार रख देंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे, आयास। यहीं से ना बल या बटखरा लगा देंगे, बटखरा 2 किलो के 3 किलो है। अब ये दोनों हमको मतलब इस साइड से थोड़ी है, बीच में है। तराजू किधर से घूमता है, बीच से। तो तराजू कौन सी श्रेणी का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का, तराजू प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाता है। और देखिए, नेल कटर, भाई नेल कटर में क्या होता है, अगर आप नेल कटर को ध्यान से देखेंगे तो नेल कटर एक सिंपल सी डिवाइस होती है। यहाँ से नेल कटर में इस तरह से नाखून घुसाने के लिए दिया रहता है, ये नाखून घुसाने के लिए दिया, यहाँ कैसे होता है जी नेल कटर, एक ये शेप में होता है इस तरह से, यहाँ से नाखून घुसाने के लिए होता है। एक ऊपर ऐसे गया रहता है, ऊपर यहाँ पर, इसमें एक यहाँ पे नट लगा होता है, ये नट लगा होता है, देखिए ना नेल कटर में। तो ये जो नट वाला पोर्शन है, यहाँ से, यहीं से नेल कटर घूमता है इधर उधर, तो जहां से कोई चीज घूमती है वो क्या हो जाता है, आलम्ब हो जाता है। और नेल कटर में आप दबाते किधर से, यहाँ से, तो ये क्या हो जाता है, आयास यानी बल हो जाता है, आयास यानी फोर्स हो जाता है। और वस्तु यानी जो बाहर की चीज है, तो यहीं से आप अपना नाखून डालते हैं ना, ये नाखून काट रहा है, इसका उंगली बड़ा हो गया है थोड़ा, नाखून इधर से घुसा दिया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, भार हो गया, यानी वस्तु हो गया, भार यानी वस्तु। बताइए बीच में क्या आया है, बीच में आलम्ब, कौन सी श्रेणी का उत्तोलक हो गया, प्रथम श्रेणी। कौन सा श्रेणी, प्रथम श्रेणी हो गया, प्रथम श्रेणी। और क्या चीज हो सकता है बताइए, शीशा, शीशा, शीशा क्या होता है, शीशा ना देखते होंगे ना, पार्क वगैरह में होता है, इस टाइप का एक लकड़ी होता है यहाँ इधर, अब बीच में एक तो गुटका लगा दिया जाता है इस तरह से। ये गुटका क्या करता है, ये आलम्ब का काम कर देता है। शीशा में क्या काम कर देता है, आलम्ब का काम कर देता है, आलम्ब हो गया। इधर बैठ जाती है छोटिया और इधर बैठ जाता है छोटुआ। अभी ये भार है, अभी ये क्या है, भार है। छोटिया इसको दबाएगी तो इधर से लगाएगी छोटिया आयास,
तो ये उठ जाएगा ऊपर, बीच में क्या आया, आलम्ब आया। जब ये उठ जाएगा तो जब छोटिया नीचे आएगी तो छोटिया भार बन जाएगी और फिर छोटुआ दबाएगा। तो छोटिया छोटुआ को शीशा कहा जाता है, पार्क में रहता है, देखिएगा यहाँ पर। अब कोनो मोट मेहरारू रहेगी, आप इन्हें से दाबिएगा तो उठबे नहीं करेगी, टूट जाएगा यहीं से टूट जाएगा, जाए यहाँ पे सब तो लके उतर जाएगा। शीशा हो सकता है। और भी कुछ एग्जाम्पल, हैंड पंप देखिए, हैंड पंप अगर देखेंगे पानी निकालने वाला हैंड पंप, तो पानी निकालने वाला हैंड पंप को भी सेम फॉर्मूला पे होता है ऐसे, यहाँ इस तरह से हैंड पंप होता है। ये हैंड पंप, अगर आप इसमें भार देखिएगा, भार मतलब क्या होता है, वस्तु, भार मतलब वस्तु, तो यहीं पे ना पानी रहता है, ये पानी है, तो वस्तु कहिए भार कहिए जो भी बात बराबर है, तो ये पानी हो गया। यहाँ पर आप बल कहाँ से लगाते हैं, यहाँ से, तो ये क्या हो गया, आयास हो गया, आयास। अब एक बात बताइए, ये नल घूमता कहाँ से, यहाँ से घूमता है, ये वाला नटवा खींच लेंगे तो पनिया नहीं निकलेगा, एक यहाँ पे भी घूमता है यहाँ से, तो ओवरऑल इसका आलम्ब कहाँ है, बीच में है, आलम बीच में, यहीं से ना घूम रहा है। और अगर आलम बीच में आया, आलम क्या आया, बीच में आ गया, तो उत्तोलक कैसा है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, उत्तोलक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। हो गया। और क्या एग्जाम्पल है, देखिए सबको एग्जाम्पल को प्रूफ कर करके दिखा देते हैं आप। पिलास, भाई पिलास भी तो सेम होता है, कैंची और पिलास में ज्यादा अंतर थोड़ी होता है, सेम होते हैं। यहाँ पर ऐसे कोई ये हो गया, यहाँ पर ऐसे दांत होता है पिलास में, इधर से ऐसे हैंडल होता है, जहरीला पिलास हो गया ये, इस टाइप का पिलास होता है। दाब दीजिए कोनो चीज को निकाल देंगे, तो यहीं से ना आप वस्तु को रखिएगा, तो वस्तु को रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भार, और यहाँ से आप दबाइएगा पिलास को इस तरह से, तो ये हो जाएगा आयास। अब बीच में ये क्या हो गया, आलम्ब, आलम्ब। तो जब भी आलम्ब बीच में आ गया तो कौन सा श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का। दिमाग में फिगर बना के रखिएगा, याद करिएगा तो अभी भले याद हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में जाके भूल जाएगा। पिलास, और सेम कंसेप्ट तो कैंची के साथ होता है भाई, कैंची और पिलास में क्या हो गया कि नहीं होगा, सेम कैंची और पिलास में सेम होता है, कैंची पिलास नल, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। और एग्जाम्पल में क्या, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप बता दिए, शीशा तराजू भी बता दिए, शीशा तराजू हैंड पंप बता दिए, साइकिल का ब्रेक बताना है, साइकिल का ब्रेक। अब आप कहेंगे कि सर साइकिल का ब्रेक कौन सा श्रेणी का है, साइकिल में अगर आप देखेंगे तो इस साइकिल के जो चक्के होते हैं यहाँ पर, अरे साइकिल का फ्रेम कैसे होता है, एक तो इस तरह से होता है, ऐसे साइकिल होता है ना जी, ऐसे अजीब टाइप का साइकिल हो गया यहाँ पर। देखिए साइकिल का जो ब्रेक देखेंगे तो ब्रेक आप लगाते कहाँ से, हैंडल से लगाते हैं, यहाँ हैंडल रहता है साइकिल में, तो इमेज निकालना पड़ेगा साइकिल का, क्योंकि साइकिल बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। साइकिल का ब्रेक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कुदाल, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कुदाल भी हो जाएगा, आप बस फिगर बनाते रहिए, उत्तोलक आपको ही पता है भाई। साइकिल, कौन सा साइकिल निकाला जाए इसमें से, ये रहा, हाँ साइकिल ठीक ठाक है, ये सीबीएसई वालों का साइकिल है, ये नौटंकी करता है सब साइकिलों पे। ये साइकिल A1, देखिए फिगर से समझिए आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आप बल लगाते हैं, साइकिल से यहाँ पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, लेकिन साइकिल किस चीज पर काम करता है, तो टायर पे काम करता है। तो साइकिल के लिए थर्ड वस्तु क्या हो जाएगी, टायर हो जाएगी। ये भार क्या हो जाएगा, ये टायर हो जाएगा, भार क्या हो जाएगा, टायर हो जाएगा। लेकिन साइकिल को अगर देखिएगा, उसका यहां से तो आपने क्या लगा दिया, यहां आप लगा दिए आयास, यहां लगा दिए आयास, ये किस पर जाके चिपकेगा, तो टायर पे चिपकेगा, तो टायर क्या हो गया, भार। लेकिन एक चीज देखें, इसका जो वायरिंग होता है यहाँ पर बीच में, यहाँ से एक वो पाइप गया रहता है यहाँ पर,
अगर आपके पास साइकिल होगा, आप देखे होंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक तो नट टाइप का होता है जहाँ से वो काम करता है, तो ये हो जाता है आलम्ब। आलम्ब समझ में आया कि नहीं का, आलम्ब हो जाता है यहाँ पे। तो ये बीच में क्या आ जाता है, आलम्ब आ जाता है साइकिल के यहाँ पर, जो ब्रेक को डिसाइड करता है वहाँ पे। आप आगे का भी ब्रेक देखे होंगे तो यहीं से काम करता है। तो ये आलम्ब बीच में आ गया, तो ये कौन सी श्रेणी का उत्तोलक हो गया, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। और यहाँ हम सारा एक ही साथ लिख दिए, प्रथम श्रेणी। ये नेल कटर भी प्रथम हो जाएगा, शीशा प्रथम हो जाएगा, हैंडपंप, कैंची, तराजू और ये पिलास ये भी प्रथम हो जाएगा। साइकिल का ब्रेक प्रथम हो जाएगा। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में अगर देखेंगे तो वस्तु हमेशा इसमें कहाँ रहती है, बीच में। वस्तु हमेशा बीच में रहती है। हम एक ही साथ सारा फिगर निकाल देते हैं। देखिए, जो फिगर देख के आराम से आप समझ सकते हैं। अरे काम करो भाई, कौन सा बताना है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ लीवर। सेकेंड ऑर्डर ऑफ लीवर ना, द फर्स्ट सेकेंड। एक ही में सब दे दिया, ओनली लगा देते हैं, केवल एग्जाम्पल किसका, ये बना बनाया फिगर आ जाएगा इसमें। कूड़ा उठाने की मशीन भी किस में आता है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ लीवर में। कूड़ा वाली मशीन सेकेंड ऑर्डर ऑफ लीवर में आ जाएगा। अरे भाई कोई तो दो लोग, इससे अच्छा हाथे से बना दिए रहते हैं। गूगला कभी कभी इतना लेट कर देता है ना, दिमाग खराब हो जाता है। देखिए, सेकेंड ऑर्डर में, उससे अच्छा हम हाथ से बना देते हैं। ये कौन सा ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का। कैसे सेकेंड ऑर्डर का है, देखिए इसको, यहां से हम इसको उठाएंगे, तो किसी भी वस्तु को जहां से उठाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, आयास कहा जाता है। जहां से उठाएंगे उसे क्या कहेंगे, आयास। इस चक्के के पास से घूमेगी तो ये क्या हो जाता है, आलम्ब हो जाता है। चक्के के पास से आलम्ब हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, भार हो जाता है। आपको पता है, जब वस्तु का भार बीच में आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। बीच में अगर वस्तु आ जाए तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। तो कूड़ा उठाने की मशीन किस में आ जाएगी, द्वितीय श्रेणी की उत्तोलक में आ जाएगी। इसी में आपका आ जाएगा नींबू निचोड़ने की मशीन और सरौता। सरौता इस बता दिए थे अभी आपको एग्जाम्पल में, सरौता इस शेप में होता है, कसैली काटा जाता है उससे, जो सुपारी होता है ना पान में डालने वाला, सरौता। और इसी में आ जाएगा नींबू निचोड़ने की मशीन। दोनों सेम होते हैं सब, थोड़ा सा का बस डिफरेंस होता है। नींबू निचोड़ने की मशीन भी ऐसी होती है, वही शेप में होती है नींबू निचोड़ने की मशीन। आप वो जो लेमन टी पिए होंगे तो उसमें देखे होंगे, नींबू निचोड़ने की मशीन में इस तरह से रहता है। वो क्या करेगा, पहले सरौता के बारे में तो समझा दिए थे। यहाँ क्या रख देगा, वो सुपारी रख देगा काटने के लिए। यहाँ से लगा देगा आयास यानी बल। आयास मतलब क्या, एफर्ट लगाएगा, बल। ये भार है जिसको काटना है, और यहीं से ये मशीन घूमती है, तो ये हो जाएगा आलम्ब। हमको साइड में नहीं देखना है, साइड में क्या क्या, हमें बीच में देखना है। भार बीच में आ गया तो क्या हो जाता है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। यहाँ वो क्या करेगा, नींबू रख देगा, और इसमें छेद होते हैं सब, उसको पता है हम यहाँ से क्या लगा देंगे, बल। बल यहाँ से लगाएगा तो ये हो जाएगा आयास। मशीन घूमती कहाँ से, इस साइड से, तो ये हो जाता है आलम। जहां से मशीन घूमती है उसे क्या कहते हैं, आलम। अब देखिए, ये वस्तु है नींबू, इसको दबा देगा नीचे तो नीचे से नींबू का रस गिरने लगेगा, तो ये हो जाता है भार। नींबू निचोड़ने की मशीन। हो गया कि नहीं हो गया, आगे देखें। हम्म। अरे बहुत सारा एग्जाम्पल होता है। अरे ऐसा ऐसा तो चीज आप लोग बोल रहे हैं मशीन, जो हम ही को पता नहीं है। खांटी पता नहीं क्या बोल रहा है खांटी मतलब क्या होता है, हम ही को नहीं पता है। बट हम आपको फिगर दिखा दिए। मेरे कहने का सेंस क्या है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाने से पहले एक बार क्या सोचिएगा कि उसका फिगर कैसे ड्रॉ होगा। आप आराम से बना सकते हैं उत्तोलक। और भी और उत्तोलक का एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। चिमटा लगा तो तृतीय श्रेणी में आ जाता है, टीम चिमटा वगैरह तृतीय में जाएगा। एक एग्जाम्पल बताइए तो,
कील निकालने वाली हथौड़ी जो होती है, कील निकालने वाली हथौड़ी किस में जाएगा? कील निकालने वाली हथौड़ी, उसका फिगर बनाना पड़ेगा, नहीं तो उसका तो फिगर जल्दी बनेगा नहीं ना। कील निकालने वाली हथौड़ी, जल्दी बताएंगे आंसर। कील निकालने वाली जो हथौड़ी होती है वो किस में जाएगी? हाँ, ये हम आपको फिगर दिखा रहे हैं, बताइए ये कौन सा उत्तोलक है? देखिए बाबू, तो इसको बताइए ये कौन सा श्रेणी का उत्तोलक? फिगर देखिए, बताइए ये कौन सी श्रेणी का है? इस फिगर को देखिए, आंसर बताइए। फिगर देखिए, आंसर बताइए। ये कार उठा लिया है यहाँ से। फर्स्ट, ये वाला है फर्स्ट। देखिए ना कैसे, यहाँ से क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। बल को क्या कहा जाता है? आयास कहा जाता है। यहाँ एक लकड़ी का गुटका लगा दिया है, तो ये क्या हो गया? आलम्ब हो गया है। और ये कार के लिए क्या हो जाएगा? भार हो जाएगा कार। अब कौन सी श्रेणी का हो गया है? फर्स्ट डिग्री का हो गया। फर्स्ट डिग्री का उत्तोलक हो गया है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर हो गया। और कौन सा हो सकता है? बॉटल ओपनर कितने लोग बता सकते हैं? बॉटल खोलने वाला। स्टेपलर मशीन। स्टेपलर मशीन प्रथम श्रेणी का है। स्टेपलर मशीन कौन सी श्रेणी का? प्रथम, देख लीजिए। स्टेपलर मशीन देखिए, प्रथम श्रेणी का। यहाँ से आप बल लगाते हैं, स्टेपलर यहीं से घूमता है। सबसे लास्ट में होता है पिन, जो एक्स्ट्रा वस्तु दिखती है उसी को कहते हैं लोड। ये कौन सी श्रेणी का है? प्रथम श्रेणी का। स्टेपलर मशीन फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम्म। सब बहुत एग्जाम्पल, आप बताओ भाई, दुनिया में इतनी मशीनें हैं, लाखों हैं, हम कितने को बताएंगे? दो चार मेन मेन एग्जाम्पल आपको बता दिए, और आप खुद से सोचिए। और बेहतर होगा, आप सबके पास इंटरनेट है, उसका एक बार फिगर निकालिएगा, अपने से दिमाग में बन जाएगा। फिगर निकालेंगे तो जहाँ भी प्रॉब्लम आएगा, फिगर, क्योंकि हम हर चीज़ का फिगर कितना ड्रॉ करेंगे? ज़्यादा फिगर हम भी तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे ना, कलाकार थोड़ी हैं हम यहाँ पर। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो उत्तोलक होते हैं वो एक तरह का सिंपल मशीन होता है, जिसमें हम लोग केवल उसकी डिजाइनिंग की मदद से काम कर सकते हैं। मानव ने इस चीज़ों का खोज बहुत पहले कर दिया था, इसीलिए ये उत्तोलक बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। जैसे कोई पत्थर है, इसे ये उठ ही नहीं रहा है, कैसे उठेगा? तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है। इस उसके लिए एक सिंपल मशीन लाइए, एक रॉड लाइए, इस रॉड को इस पत्थर के नीचे डाल दीजिए, ये रॉड टेढ़ा हो गया। एक बड़ा सा रॉड लाते हैं, इस रॉड को इस पत्थर के नीचे डाल दिए। अब ये पत्थर क्या चीज हो जाएगा? भार हो जाएगा, बहुत हैवी हो गया। अब ये उठेगा कैसे? तो एक नीचे ऐसे गुटका लगा देंगे इस तरह से, लकड़ी का। ये एक, ये क्या हो जाएगा भाई? आलम्ब हो जाएगा। ये हो गया आलम्ब। यहां से लगाएंगे ये चीज, तो ये हो जाएगा आयास। आयास हो गया, हो गया ये आयास। अब बताइए, यहाँ से खींचेंगे, पत्थर उठ जाएगा। कौन सी डिग्री का है? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों आप समझ में आ गया होगा आप लोग। तीनों समझ में आ गया। अब आप कितन ये राम झूला कौन सा झूला है जी? वही, ऐसा ऐसा आप लोग बताएंगे, ऐसा चीज बोलिए ना जो हमको भी पता हो यार। राम झूला तो हम कभी झूले ही नहीं है। राम झूला कौन झूला है? समझ में आ गया? आप लोग देखिए, ज्यादा होपलेस नहीं होइए। जो भी चीज है आप खुद से दिमाग लगे, बिना फिगर बनाए ये नहीं बता सकते हैं। बिना फिगर बनाए आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे हथौड़ी से कई लोग कह रहे थे कील निकालने वाली हथौड़ी प्रथम श्रेणी में आ जाएगा। कैसे? देखिए, प्रथम आएगा, द्वितीय में आएगा, उसको छोड़िए। कील निकालने वाली जो हथौड़ी होती है वो पीछे से ऐसे मोटी हो जाती है। ये हथौड़ी ऐसे पीछे मोटी हो गई, और ये आगे जाके इस शेप में हो जाती है। ऐसे हो जाती है ना।
अरे यार कुछ ऐसी होती है कि हम कितना बनाएंगे फिगर से, वो फिगर मिल ही नहीं रहा है। यहाँ देखना, वो कील निकालने वाली हथौड़ी ऐसी होती है। अरे भाई लगभग लगभग समझो यार, हम आर्टिस्ट थोड़ी हैं, ये ऐसे कील निकाल देगा। ये कील निकालने वाली हथौड़ी हो गई। अब ये कौन सी श्रेणी का उत्तोलक होगा? तो आप अगर इसको ध्यान से देखिएगा कौन सी श्रेणी में होगा, तो अब आप खुद से बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। अब इसमें बताइए, ये तो हमने नीचे लगा दिया, ये कील यहाँ से आएगी, कील यहाँ मान लीजिए ये कील है, कील है, इसको पकड़ लिया तो कील लास्ट की चीज हो जाएगी, अलग सी चीज, तो ये भार हो गया। इसको ऐसे ढकेलेंगे तो ये हो गया आयास हो गया। आखिर इसको कहीं ना कहीं इसको तो दीवार में अटकाएंगे नहीं, ये दीवार में अटका दिए तो ये हो गया आलम्ब हो गया। कौन सा श्रेणी का हो गया? फिगर नहीं बनाएंगे ना तो नहीं बन पाता ये। अब हर चीज का फिगर दिमाग में हल्का हल्का हटाए रहेंगे तो काम बन जाएगा आराम से आपका। हो गया। अब ये समझ जाएंगे तो इसी पे आएगा आपका मैकेनिकल गेन, यांत्रिक लाभ किसे कहते हैं। यांत्रिक लाभ अगर समझ में आ जाएगा तो फिर आपको समझ में आएगा, आपके फिर घिरनी वगैरह बताएंगे। किसी को दिक्कत, फिर क्या बताएंगे, घिरनी बताएंगे आप लोग को। जेसीबी मशीन कर रहा है, जेसीबी मशीन, जेसीबी मशीन क्या होता है आप देखेंगे तो फोर्स बीच से लगाता है और नीचे में आलम्ब होता है। यहाँ पर जेसीबी मशीन का जो पिछला हिस्सा होता है ना, यहाँ से इस तरह से उठा रहता है ये। यहाँ वो क्या कर लेता है, भार को रख लेता है, भार को यहाँ, उस यहाँ से वो मशीन घूमती है तो आलम्ब हो जाता है। ये क्या हो जाता है, आलम्ब। फोर्स यहाँ से लगाता है वो डायरेक्ट इस तरह से। तो ये अलग अलग डिजाइनिंग पे मशीन पे सेट होते हैं सब, वो सब अलग अलग चीजें होती हैं। यहाँ पर आप ये समझ गए आगे आप लोग को उत्तोलक क्या होता है। इस उत्तोलक पर एक चीज आएगी मैकेनिकल गेन, यांत्रिक लाभ, और यांत्रिक लाभ के बाद फिर घिरनी बताएंगे कि कितना घिरनी से किस तरह से क्वेश्चन आता है। एक घिरनी से आते हैं क्वेश्चन, इससे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इससे एग्जाम्पल आएगा। आपसे पूछ देगा मानव का हाथ क्या होता है, ये सब चीजें ये आपके मटेरियल में भी लिखा हुआ है। इतना समझेंगे आप लोग, नेक्स्ट क्लास कल करेंगे लोग। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।